अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। नाज़रीन, आज तारीख़ है 9 सितंबर 2011 और आज से ठीक अगर 10 बरस कबल की हम बात करें तो किसको याद नहीं कि 10 बरस कबल क्या हुआ था, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूयॉर्क में एक तबाही जिसमें ट्विन टावर्स तबाह हुए और इस वाक़े को 9/11 के नाम से अब तक याद किया जाता है। और अब तक याद किए जाने की एक अहम वजह भी यही है कि 9/11 के बाद से हमने देखा कि आलमी सतह पर हालात यकसर तब्दील हो गए। हुआ बेसिकली क्या, क्योंकि जब ये तबाही हुई 9/11 की न्यूयॉर्क में 9 सितंबर 2001 और उसके बाद अमेरिका ने कुछ ही हफ्तों बाद एक आलमी जंग छेड़ दी और उस आलमी जंग में इत्तेहादी बनने का पाकिस्तान का भी फैसला हमें सामने नज़र आया। और उस वक्त बहुत सारी राय सामने आई कि मुशर्रफ साहब ने फौरी तौर पर कबूल क्यों कर लिया, अगर वो इस पोजीशन में थे कि उनको कबूल ही करना था तो नेगोशिएट भी करना चाहिए था। खैर वो एक अलहदा बहस है और एक अलहदा सियासी या हुकूमती मामलात हैं, लेकिन आज तक एक बात पे इत्तेफाक राय कायम हरगिज़ नहीं हो सका है कि आया ये जंग हमारी है या ये जंग हमारी नहीं है। लेकिन अगर किसी बात पे इत्तेफाक राय कायम है तो ये उस बात पे जो कि हकीकत भी है कि पाकिस्तान को बहरहाल इत्तेहादी होने के बावजूद इंतहाई नुकसान का सामना करना पड़ा है, चाहे वो माशी पाकिस्तान के हालात हो, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ पे एक सवालिया निशान, ये दीगर और बहुत सारे सवाल हम आज के इस शो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल गुजर चुके हैं, हम इस जंग में इत्तेहादी हैं, इस जंग से हमने हासिल क्या किया है, हमने क्या खोया है और हमने क्या पाया है और अब आगे क्या होगा अगर अभी तक नुकसान हुआ भी है। क्योंकि ये भी एक थ्योरी सामने आती है कि शायद उसका पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं था कि ये जंग इतना लंबा अरसा जारी रहेगी। बहरहाल हम चलेंगे और हम बात करेंगे अपने गेस्ट से। मैं यहाँ पे अपना तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी के अहम रुकन हैं, वो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी फ़खर काका खेल साहब। जो सियासी रहनुमाओं हैं उनसे भी मैं बात करूंगी, क्योंकि सियासी रहनुमाओं का मसला थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि उनकी अपनी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इसलिए अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ भी होते हैं और उन्हीं एजेंडाज़ में रहते हुए वो उनका जो भी मौक़िफ़ होता है या उनका जो भी ख्याल होता है उसका वो इजहार भी करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे मैं पहले जानूँ, क्योंकि वो एक न्यूट्रल राय हमारे सामने आएगी, उसके बाद हम अपनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की तरफ जाएंगे। फ़खर काका खेल, आप सुन सकते हैं मुझे? जी अच्छा फ़खर, मुझे ये बताएगा, क्योंकि आपसे बात करने की वजह भी यही है कि जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है वो सूबा इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और 9/11 के बाद से सबसे मुतासर होने वाला सूबा है। बहुत अरसे आपने वहाँ पे सहाफ़त की है, आपने चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। आज मुझे ये बताइए कि आपके पास इस बात का जवाब है कि ये जंग हमारी है या हमारी नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन इसकी जड़ें जानने के लिए 1979 में और जो 70s का अशरा था जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट टॉपल की गई और इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक बरसर इक़्तिदार आए, तो इसके बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि दूसरी जानिब से सोवियत यूनियन जो इस वक्त सुपर पावर थी, उसकी ये कोशिश थी कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने कदम जमाए, जिसके बाद अमेरिका को और CIA को इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान को भी इस हवाले से इंगेज किया जाए। और उस वक्त के जो मिलिट्री जनरल थे उसने जो एक लिहाज से की जंग थी या दो सुपर पावर्स की लड़ाई थी, उसमें अमेरिका का साथ देना मुनासिब समझा और इसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एक लिहाज से स्ट्रेटेजिक डिप्थ जो इनका का खुसूसी इशू है, उस हवाले से उन्होंने सपोर्ट किया अमेरिकन पॉलिसीज़ को। रूस के ख़ात्मे के बाद बदकिस्मती से अमेरिका ने इस जो ज़ख्मी था या जो डायसेक्शन टेबल के ऊपर ऑपरेशन हुआ पूरे 80s के अशरे में, उसको इस तरह छोड़कर अमेरिका अपनी तरफ चला गया और रूस अपने ज़ख्म चाटने लगा। इस दौरान अफगानिस्तान को किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसके बाद 90s के अशरे में खुसूसन उस वक्त जब जिहाद के ख़ात्मे के बाद अलकायदा के जो हकीकी बानियों में जिसका शुमार होता है अब्दुल्ला अज़ाम साहब, शेख अब्दुल्ला अज़ाम साहब, उन्होंने यहाँ पर पेशावर में, जिस जगह पर मैं इस वक्त बैठा हूँ यहाँ से कुछ फासले पर यूनिवर्सिटी टाउन में, उन्होंने शूरा का इजलास किया जिसमें उसामा बिन लादेन ने भी शिरकत की। अब्दुल्ला अज़ाम साहब का ये कहना था कि अब चूँकि अफगानिस्तान के अंदर जिहाद ख़त्म हो चुका है, लिहाजा अब अफगानियों का या यहाँ के जो बसने वाले हैं उनका इख्तियार है, उनके इख्तियार में है कि वो अफगानिस्तान को किस शक्ल में देखना चाहते हैं। ताहम बदकिस्मती से इसी शूरा के इजलास के कुछ घंटे बाद
عبداللہ اعظم کو ایک جب اس روڈ سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک کار بم دھماکے کے ذریعے شہید کیا گیا، ان کے صاحبزادے بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو چیپٹر شروع ہوا پورا 90s کا، اس میں اسامہ بن لادن فرنٹ پر آئے اور ان کی قیادت میں افغانستان کے اندر ایک بقول ان کے جو تصورات اور نظریات پر مبنی ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی، جس کا بالآخر خاتمہ اس وقت ہوا جب 9/11 کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے فوراً بعد نادیہ قندھار کے اندر شورا کا اجلاس طلب کیا گیا۔ ہمارے جو ذرائع ہیں اور بعد میں جو بات چیت ہماری ان لیڈران سے ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ 200 کے قریب علماء نے ملا عمر صاحب کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ اسامہ بن لادن سمیت القاعدہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نکل جانے کا مشورہ دیا جائے اور محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ اس موقع پر ملا عمر اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اور اچھا، ایک چیز میں آپ سے کلیئر ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو 90s کا تھا، جب آپ نے کہا کہ وہ 80s والا چیپٹر ختم ہوا تھا، 9/11 اس وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو وہ 90s کے فیز میں اسامہ بن لادن کو فرنٹ لائن پہ آنے کی ضرورت کیوں پڑی جب وہ 80s والا چیپٹر ختم ہو چکا تھا، جس محاذ کی آپ نے بات کی جو اب کہا یہی جاتا ہے کہ 80s میں ہم نے افغانستان میں یہ سب کیا، ہم نے طالبان کو تیار کیا؟ جی بالکل، جو تجزیہ نگار ہیں وہ زیادہ تر اس بات پہ متفق ہیں کہ اسامہ بن لادن صاحب، ایمن الزواری، ڈاکٹر ایمن الزواری صاحب اور جتنے عرب کے وہ ڈسیڈنٹ ہیں جن کی وہاں کی اپنی حکومتوں کے ساتھ اختلافات ہیں، ان کا یہ ماننا تھا، اور جو تجزیہ کار ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ افغانستان کے اندر ایک اس طرح کی ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد جو پوری دنیا میں ان کے بقول ان کے خیال نظریات کے مطابق جو اسلامی خلافت ہے اس کو قائم کیا جائے، اور جس کو ایک لحاظ سے وہابی جو مکتبہ فکر ہے ان کی سپورٹ بھی حاصل تھی، سعودی عرب کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں جو اس مکتبہ فکر کے فالوور ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کہانی نے ٹوسٹ اس وقت لیا جب جو احمد شاہ مسعود تھے پنشیر ویلی کے اندر ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد اور جس کی پہچان بھی کی گئی کہ ان کو عرب مجاہدین نے مارا، اور پھر اس کے بعد جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور اسامہ بن لادن نے ایک لحاظ سے ذمہ داری قبول کی، لیکن خطرناک بات نادیہ اس وقت یہ سامنے آئی کہ جب اسامہ بن لادن نے انٹرویو دیا تو یہاں کے ایک لیڈنگ انگلش نیوز پیپر کے اندر اسامہ بن لادن کو ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے۔ میرے خیال میں یہ وہ ڈیسیسیو پوائنٹ تھا کہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی، اور اس وقت بھی بدقسمتی سے جس طرح 70s کے اشرے میں ایک جنرل صاحب موجود تھے، اسی طرح یہاں پر 9/11 کے فوراً بعد جی امریکہ کی بمبارڈمنٹ غلط دیکھتے ہیں افغانستان کے اوپر، یا پاکستان کا اس جنگ میں اتحادی بننا غلط دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان ان حالات کا شکار ہے؟ جی میں تو بنیادی طور پر اس ایکشن کو غلط مانتا ہوں جو کہ چھپا اخبارات میں، اور جس کا دعویٰ کیا اسامہ بن لادن نے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس موجود ہیں اور وہ پورے ملک کو تباہ کر دیں گے، جس کے بعد ایز اے ریئیکشن امریکہ نے ان کے اوپر بمبار، کیونکہ اس نے اون کیا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو، حالانکہ اس وقت یہ رپورٹ ہوا تھا کہ ملا عمر صاحب نے عبدالسلام ضعیف صاحب کے ذریعے شیخ اسامہ سے یہ پوچھا کہ کیا انہوں نے 9/11 کا واقعہ کیا ہے، تو ان کا یہ جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت شیخ اسامہ نے کہا کہ نہ تو افغانستان کی زمین استعمال ہوئی، نہ ہی ان کے لوگ اس میں انوالو ہیں، اور انہوں نے اس وقت 9/11 کے فوراً 2-3 دن بعد اس بات کا کیا کہ یہ سراسر جو یہودی اور امریکی سازش ہے۔ تاہم 1 سال بعد ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں شیخ اسامہ صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اس ایکشن کو سپورٹ کیا 9/11 کے، اور جس کے بعد ظاہری بات ہے امریکہ ایک سپر پاور ہے، ان کے پاس ایک لحاظ سے اخلاقی جواز آیا کہ وہ ہمارے خطے میں آ جائے۔ ٹھیک ہے فخر، یہ تو کہانی ہو گئی امریکہ کی کہ امریکہ نے اس جنگ کا آغاز کس طرح سے کیا، اور یہ کہانی وہ بھی ہو گئی کہ اسامہ بن لادن نے کس طرح سے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور کس طرح سے اس نے ذمہ داری بھی قبول کی۔ اب میں پاکستان پہ آؤں گی کہ پاکستان کا اس کا رول کیا تھا، اور پاکستان کے پاس اس رول کو اپنانے کے یا اس رول کو نبھانے کے آپشنز کیا موجود تھے؟ جی بالکل، ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو جس طرح جنرل ضیاء کے دور میں یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے مخالف ہیں، اسی طرح یہ بالکل اسی طرح ہی ہوا تھا۔ حالانکہ اس وقت ریجن میں اور بھی پارز موجود تھی، لیکن ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا مناسب سمجھا، اور جس کے پھر نتائج بھی ہمیں بھگتنے پڑے، ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی، ہماری ملٹری کو بھی، ہمارے عوام کو بھی۔ اور اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف کی باری آئی تو اس وقت بھی ایک
वन लाइन डिसीजन लिया गया अमेरिका को देखते हुए। दरअसल कंफ्यूजन यह है कि पहले किसने एक्शन का आगाज किया, फिर रिएक्शन आया, फिर एक्शन हुआ। अब जो कुछ हम सामने देख रहे हैं और जो भुगत रहे हैं वो इसी एक्शन एंड रिएक्शन का एक शाखसाना है। हाँ, सवाल यह है कि हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए था। उसके ऊपर बदकिस्मती से जो हमारी सियासी कुव्वतें थी, या जो हमारी प्रोग्रेसिव कुव्वतें थी, या फिर हमारे जो दीनी उलमाए कराम हैं, या जो हमारी दीनी जुमातें हैं, वो एक जो सियासी अमल होता है, अगर मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासी कायदीन में इतनी बसारत थी उस वक्त भी, अगर अमाम इक़्तिदार उनके हाथ में होती तो जाहिर बात है कि इस जंग का नतीजा इस तरह रातों रात ये डिसीजन ना लिया जाता और शायद हालात इस तरह ना होते जैसा कि इसका मतलब ये है कि अगर हम एक हद तक, क्योंकि वो एक मिलिट्री डिसीजन उन्होंने लिया था। अच्छा, अगर हम एक हद तक परवेज़ मुशर्रफ को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप का मौक़िफ़ इस बात पे ये है कि अगर ये सियासी हुकूमतें होती तो शायद हमारा डिसीजन कुछ मुख्तलिफ होता या हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस होते। और ये अमेरिका की खुशकिस्मती थी कि जब उसको 70s में ज़रूरत पड़ी तब भी एक डिक्टेटर था, जब उसको इस 2000 में ज़रूरत पड़ी, 2001 में ज़रूरत पड़ी 9/11 के बाद, तब भी उसका सामना एक डिक्टेटर से था। जी बिल्कुल। और देखें, मिलिट्री का जो अपना मोडस ऑपरेंडी होता है, जाहिर बात है उनके अगर आप टर्मिनोलॉजीज देखें, एक्शन, रिएक्शन, कॉम्बैट, अटैक, काउंटर अटैक, जो नेगोशिएशन, सियासी नज़रियात, सियासी बातचीत, उसूल, तारीख़, तहजीब, कल्चर, इसके रिपरकशंस क्या निकलेंगे, जो सियासी बसीरत हमें चाहिए होती है। ज़ाहिरी बात है मिलिट्री का काम है लड़ना, फ्रंट पे जाना, वतन की सरहदों की हिफाजत करना और जो जोग्राफियाई असास है उसके अंदर रहते हुए अपने वतन की दिफा करना। लेकिन बदकिस्मती से जब वो सियासी फैसला, उस वक्त भी उन्होंने एक लिहाज से मिलिट्री ने सियासी फैसला किया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी मिलिट्री ने सियासी फैसला किया और हमारी इसी के नतीजे हमारी तो बदकिस्मती हो सकती है, लेकिन अमेरिका की तो डेफिनेटली खुशकिस्मती ही रही कि उनको डिक्टेटर मैसर आई, उनको मिलिट्री हुकूमतें मैसर आई। लेकिन आप जो सियासत अभी मुल्क की चल रही है उस पर भी आपकी गहरी नज़र है, और जो सियासी कायदीन है, जो इस वक्त के सियासी कायदीन है, जिस तरह से वो मुल्क को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से उनकी गवर्नेंस है, वो भी हमारे सामने है। आज उनका रोल अमेरिका के साथ क्या है वो भी हमारे सामने। क्या आपको लगता है कि आज के जो कायदीन हैं, अगर ये हमारे सियासी हुक्मरान उस वक्त होते तो नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता, हमारा डिसीजन कुछ मुख्तलिफ होता? बिल्कुल। लेकिन देखें नादिया, इसमें बदकिस्मती अमेरिका की भी है, पेंटागन की, सेंटकॉम की। अब तो सारी 10 सालों के दौरान सब कुछ सामने आ चुका है कि किस तरीके से पेंटागन ने जो बुश गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस थे इस दौरान वो भी अभी तक शेबी हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट बुश की जो पॉलिसीज़ थी और उनकी जो मिलिट्री टीम थी, और इवन ये कि जर्नलिज्म से लेकर सियासत तक और सियासत से लेकर शोबिस तक हर जगह, वहाँ पर भी अमेरिका में भी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस थी वो वहाँ के मिलिट्री हुक्मरानों ने, जर्नल्स ने, जो डिफेंस के मुआहदों से, कॉन्ट्रैक्ट से वाबस्ता लोग हैं। और अभी जो आप प्रेसिडेंट ओबामा की मुश्किलात को देख रही हैं उसकी भी बुनियादी वजह उसी जो मिलिट्री सोच और सेंटकॉम। अच्छा ठीक है, फकत तो फिर आप फैसला ये करना होगा कि अगर हमारी भी ये बदकिस्मती थी और अमेरिका की भी बदकिस्मती थी तो इसमें किसको क्या मिला। अगर हमने खोया ही खोया तो अमेरिका ने क्या पाया। मैं मुख्तसर से यहाँ पे ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी सियासी रहनुमा जिनका मैंने जिक्र किया था जाहिद खान साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।